हेलो एवरीवन। हमने भेल संहिता के पार्ट 1 में जनपदोध्वंस के पूर्व रूप तक देख लिया था, है ना। आज हम पेज नंबर 108 से ही कंटिन्यू करेंगे इसके आगे का। तो पेज नंबर 108 पे पॉइंट नंबर 5 हमने पढ़ा था कि जनपदोध्वंस का पूर्व रूप भेल ने क्या बोला है कि अगर वर्षा काल में वर्षा नहीं हो रही है और वही वर्षा हेमंत ऋतु में ज़्यादा हो जा रही है ना, वहाँ पर वर्षा ज़्यादा हो जा रही है, तो वो समझ लो कि उस साल क्या होगा, जनपदोध्वंस होगा। तो ये जनपदोध्वंस का पूर्व रूप भेल ने बताया था। ठीक है, अब उसके आगे क्या पॉइंट है, बोल रहे हैं जनपदोध्वंस के संदर्भ में ही बतालिका नामक पीड़िका, जो कि मुख्यतः कक्षा व वंशण प्रदेश में होती है, के साथ होने वाले खतरनाक ज्वर का वर्णन किया है। संभवतः यह प्लेग जैसी ही कोई व्याधि होगी। तो बोल रहे हैं कि जनपदोध्वंस से एक पीड़िका का संबंध बता रहे हैं कि बतालिका नामक पीड़िका होती है, और वो कहाँ होती है, स्पेशली कक्षा एवं वंशण रीजन में होती है। तो इनका जो जनपदोध्वंस का पूर्व रूप है वो भी वर्षा से रिलेटेड है ना, मॉइस्चर से रिलेटेड है। तो ऐसे याद रखो कि जहाँ पे मॉइस्चर होता है ना, वहाँ पर ही ये पीड़िका होगी। तो मॉइस्चर कहाँ कहाँ होता है, कक्षा में और वंशण प्रदेश में ज़्यादा मॉइस्चर होता है। तो वहाँ पर क्या है, बतालिका नामक पीड़िका उत्पन्न हो रही है और साथ में ही ज्वर उत्पन्न हो रहा है। तो हम सबको पता है जनपदोध्वंस जब होता है तो ज्वर की उत्पत्ति होती है ना। तो ज्वर भी साथ में होगा। तो ये बोल रहे हैं कि ये प्लेग जैसी कोई व्याधि होगी। और ये बतालिका नामक पीड़िका इंपॉर्टेंट है कि जनपदोध्वंस के संदर्भ में बतालिका नामक पीड़िका होती है। ठीक है, फिर इनका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन्होंने बताया ऋतु के अनुसार द्रव्य विशेष सेवन का निर्देश किया है कि विशेष द्रव्य का सेवन किन किन ऋतु में कौन से विशेष द्रव्य का सेवन करना है। जैसे इन्होंने बोल दिया वर्षा ऋतु में हमें मधु का सेवन करना है, वर्षा ऋतु में मधु का सेवन करना है। शरद ऋतु में घृत का सेवन करना है, शरद ऋतु में घृत का सेवन करना है, क्योंकि वहाँ पर पित्त का प्रकोप होगा शरद ऋतु में, है ना। फिर उसके बाद शिशिर ऋतु में वारुणी और गंडक बता दिया है, बसंत में मालविक, निदाग में, ग्रीष्म में दुग्ध बताया है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या 3 ऐषणाएँ बता रहे हैं, प्राण ऐषणा, धन ऐषणा, धर्म ऐषणा, इंपॉर्टेंट है। अब जब हम चरक में पढ़ रहे थे ना, त्रिऐषणी अध्याय में, चैप्टर नंबर 11 सूत्र स्थान का, है ना, त्रिऐषणी में हमने क्या पढ़ा था, प्राण धन परलोक ऐषणा। वहाँ पर परलोक बोला था, यहाँ पे धर्म बोल दिया है ना। तो परलोक की जगह पे क्या बोल दिया आचार्य भेल ने, धर्म ऐषणा बता दिए। जब धर्म का पालन करेंगे तभी तो परलोक जाएंगे, है ना। तो परलोक की जगह पे क्या बता दिए, धर्म ऐषणा बताइए। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहे हैं ऊष्मा, स्वेद, सकृत, मूत्र, वात आदि 3 दोष, स्त्रियों में स्तन्य, पुरुषों में शुक्र एवं रक्त, इन 10 में प्राणों की विशेष स्थिति मानी है। ठीक है, तो प्राणों की विशेष स्थिति कहाँ मानी है, 10 चीज़ों में, मतलब प्राणों की स्थिति 10 चीज़ों में है। तो ऊष्मा, स्वेद, सकृत, मूत्र और ये वात आदि 3 दोष, स्त्रियों में स्तन्य, पुरुष में शुक्र एवं रक्त। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं, यवागु 8 प्रकार के बताए, पथ्य अन्न 12 प्रकार के और 300 प्रकार के उपनाम माने। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 8 प्रकार का यवागु बता दिया, पथ्य अन्न 12 प्रकार के, कि ऐसे 12 ही पथ्य आहार हैं जो लेने चाहिए। ठीक है, यवागु के टाइप्स 8 बता दिए और 300 प्रकार के उपनाह बता दिए। उपनाह के टाइप्स बहुत ज़्यादा बताए इन्होंने। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि भेल ने कहा है। फिर वारुणी नामक मद्य को प्रमुख रक्त दूषक कारण माना है, कि अगर वारुणी नामक मद्य कोई पी रहा है तो वो सबसे ज़्यादा रक्त को दूषित करेगा, तो इसलिए वारुणी नामक मद्य को नहीं पीना है ना। वारुणी नामक मद्य को किसने मुख्य रक्त प्रदूषक माना है, आचार्य भेल ने। तो ये इंपॉर्टेंट है, आचार्य भेल ने वारुणी नामक मद्य को प्रमुख रक्त प्रदूषक माना है। फिर हृदयों में प्राणों की स्थिति मानी है, हृदयों में प्राणों की स्थिति मान ली है। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं, हृदय की आकृति पुंडरी, कमल पुष्प एवं कुंभिका फल की तरह मानी है। पुंडरीका से स्थानम, कुंभिका या फलस्य च। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोनों पॉइंट, फिर भी हमें याद रखना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जल को महारस एवं अन्न को महाऔषध का, ये इंपॉर्टेंट है। भेल ने क्या कहा है, जल को महारस एवं अन्न को महाऔषध कहा है। आपो महारसा विद्याद अन्नम चैव महाऔषधम। तो ये लाइन किसकी, ये भेल की है। अब काश्यप ने भी ऐसे ही मिलता जुलता बोला, पर उन्होंने जल को कुछ नहीं कहा है, उन्होंने आहार को बोला है। आहार को क्या बोला है काश्यप ने, आहारो महाभैषज्यम उच्यते।
काश्यप ने क्या बोल दिया आहार को, आहारो महाभैषज्यम उच्यते, कि आहार जो है वो महाभैषज्य है। कहते भी हैं कि अगर भोजन को दवा की तरह खाओ तो एक्स्ट्रा दवा लेनी नहीं पड़ेगी कभी लाइफ में, है ना। तो काश्यप ने उसको बहुत पहले ही बता दिया था कि आहारो महाभैषज्यम उच्यते। और भेल ने क्या कह दिया, इन्होंने जल को महारस बता दिया और अन्न को महाऔषध। बोल रहे हैं महारस अगर पीना है तो जल पी लो, महाऔषध अगर खाना है तो अन्न खा लो। तो मतलब उसको हमें बहुत सोच समझ कर लेना है, चाहे वो जल हो और चाहे वो अन्न हो, अकॉर्डिंग टू भेल। ये लाइन भी हमें याद रखनी है, आपो महारसा विद्यादन्नम चैव महाऔषधम, भेल की लाइन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, बोल रहे हैं अन्न उत्पत्ति की प्रक्रिया का वर्णन करते हुए सूर्य की ऊष्मा को अन्न उत्पत्ति में प्रमुख कारण माना है ना। तो इन्होंने, भेल ने जो है अन्न की उत्पत्ति की प्रक्रिया भी बताई है और बोला है कि उसमें सूर्य की ऊष्मा का बहुत ही प्रमुख कारण है अन्न की उत्पत्ति में। तो ये तो हम सबको पता है कि अगर सूरज नहीं उगेगा, बारिश टाइम पे नहीं होगी तो क्या होगा, फसल नहीं आएगी, है ना। तो अन्न उत्पत्ति में सूर्य की ऊष्मा को एक प्रमुख कारण माना है। और अगर कभी पूछ ले अन्न उत्पत्ति की प्रक्रिया का वर्णन किसने किया है, तो भेल ने किया है। अन्न नहीं उत्पन्न होगा तो हम भेल कैसे बनाएंगे, है ना। भेल पूरी बनाते हैं तो अगर अन्न ही नहीं होगा तो हम भेल पूरी कैसे बनाएंगे। तो ऐसे याद रख लो कि अन्न उत्पत्ति की प्रक्रिया का वर्णन किसने किया है, भेल ने किया है। नेक्स्ट क्या है देखो, बोल रहे हैं स्वेद, रक्त, मूत्र एवं फेन को अभ्यंतर मल माना है। ठीक है, तो अभ्यंतर मल किसको किसको मान लिया है, स्वेद, रक्त, मूत्र, फेन, है ना। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, स्वेद बाहर की ओर निकलता है बट इसको माना किधर है, अभ्यंतर मल मान लिया है स्वेद का, स्वेद को अभ्यंतर मल मान लिया, तो ये इंपॉर्टेंट है। तथा बाहर निकले हुए स्वेद अवश्याय हिम आम्बू को बाह्य मल माना है। तो ये दो स्वेद बता रहे हैं, एक स्वेद जो अभ्यंतर है और दूसरा स्वेद बाह्य जो निकल रहा है ना, उसको बाह्य मल मान लिया है। जो बाहर निकला हुआ स्वेद है उसको क्या बोल रहे हैं, अवश्याय हिम अम्बु। ठीक है, तो उसको बाह्य मल मान रहे हैं। तो मतलब स्वेद को उन्होंने अभ्यंतर मल भी माना है और बाह्य मल भी माना है, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो क्या बोल रहे हैं, स्वेदश्च अश्रम च मूत्रम च फेनम च अभ्यंतर मलम, है ना। तो ये अभ्यंतर मल में ये चार चीज़ें बता रहे हैं, स्वेद, रक्त, मूत्र, फेन, है ना। फिर उसके बाद देखो अष्टविध स्वेद का वर्णन किया इन्होंने, अष्टविध स्वेद का वर्णन किया है आचार्य भेल ने। वहीं पर लिख लो ऑल्सो काश्यप, काश्यप ने भी अष्टविध स्वेद बताया। और अगर कभी पूछ ले कि काश्यप अष्टविध स्वेद का वर्णन किसने किया है, और ऑप्शन में काश्यप और भेल दोनों है कि ए ऑप्शन काश्यप है और बी ऑप्शन भेल है और बोथ वाला ऑप्शन ही नहीं है, तो हम काश्यप को प्रायोरिटी देंगे, है ना। काश्यप को प्रायोरिटी देना है कि ये अष्टविध स्वेद मानते हैं। शंकर प्रस्तर सेक नाड़ी द्रोणी जल उदकोष्ठ कुटी भेद से अष्टविध स्वेद माने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखो बोल रहे हैं सभी पैत्तिक व्याधियों में स्वेदन का निषेध बताया है, पैत्तिक व्याधियों में स्वेदन का निषेध बता दिया है। तो ये तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर पैत्तिक व्याधि में हम स्वेदन कराएंगे तो पित्त और बढ़ जाएगा, तो इसलिए पैत्तिक व्याधियों में स्वेदन नहीं करना है। फिर क्या बोल रहे हैं, अब ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो 100 पेज नंबर पे लास्ट पॉइंट दिया हुआ है। बोल रहे हैं वात में बृंघण चिकित्सा करनी है। वात में क्या करा रहे हैं, बृंघण चिकित्सा। ठीक है, पित्त में परिशोधन, तो पित्त में परिशोधन ये इंपॉर्टेंट है, पित्त में परिशोधन। कफ में प्रक्षर्दन, कफ में वमन कराते हैं तो ये हमें याद हो जाएगा कि चलो ठीक है कफ में प्रक्षर्दन करा रहे हैं। वात में बृंघण भी याद हो जाएगा कि जो वातज व्यक्ति, वात का व्यक्ति होता है बहुत दुबला पतला होगा, है ना, तो उसमें चलो बृंघण करा देंगे। पित्त में भी हम परिशोधन करा दे रहे हैं, चलो पित्त है विरेचन के परिशोधन से हम निकाल देंगे, सिर्फ किनारे किनारे शोधन कर देंगे उसका मोटा मोटा। और फिर लास्ट में क्या बोल रहे हैं, सन्निपात में विरेचन श्रेष्ठ उपक्रम माना है। ठीक है, तो पित्त में तो परिशोधन बोल रहे हैं, परिशोधन मतलब शोधन जिस भी तरह से हम करा सकते हैं, उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कौन सा शोधन कराना है। बट सन्निपात में क्या बोल रहे हैं कि सन्निपात में विरेचन करना है। तो इसमें जो ये पित्त वाला है और सन्निपात वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सन्निपात में विरेचन चिकित्सा का वर्णन किसने किया है, भेल ने किया है ना। या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि सन्निपात में करते हैं कौन सी चिकित्सा अकॉर्डिंग टू भेल, तो हमें विरेचन लिखना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पित्त में परिशोधन और सन्निपातज में विरेचन श्रेष्ठ उपक्रम बताए हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट रखो। फिर नेक्स्ट देखो
पेज नंबर 109 पे आओ और इसमें देखो क्या बोल रहे हैं वातज पित्तज श्लेष्मिक मांसज एवं मेदज भेद से अर्बुद 5 प्रकार के माने हैं। ठीक है, तो अर्बुद कितने प्रकार के बता दिए? 5 प्रकार के बता दिए भेल ने, वातज पित्तज कफज मांसज एंड मेदज। सुश्रुत ने 6 अर्बुद बताए, सुश्रुत ने 6 अर्बुद बताए हैं। नेक्स्ट देखो ऊष्टग्रीव परिश्रावी संभुकावर्त उन्मार्ग व सतयोनि भेद से भगंदर 5 माने हैं, है ना। तो भगंदर कितने बता दिए इन्होंने? 5 बता दिए भेल ने, है ना। और सतयोनि को ही सुश्रुत ने सतपोनक बोला है। सुश्रुत भी 5 ही भगंदर बताते हैं, है ना, वो भी 5 भगंदर बताते हैं, पर सतयोनि को उन्होंने सतपोनक बोल दिया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो क्या बोल रहे हैं, वातज पित्तज कफज एवं सन्निपातिक ग्रंथि की स्थिति सिराओं में मानी है ना। तो जो ग्रंथि में 4 ग्रंथि बता रहे हैं, वातज पित्तज कफज सन्निपातज, ये 4 ग्रंथि की स्थिति कहाँ पर है? सिराओं में है, वेन्स में है। ठीक है, तथा अन्य 5वीं स्नायु ग्रंथि भी मानी है। और 5वीं कौन सी ग्रंथि बता दी इन्होंने? स्नायु ग्रंथि बता दी। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो बोल रहे हैं पूय मूत्र शुक्र एवं तीनों के मिलने से उपदंश 4 प्रकार के मान लिए। तो उपदंश कितने बता दिए? 4 बता दिए। कौन कौन से? एक तो बताया पूय का श्राव होगा, दूसरा बताया मूत्र का, तीसरा बता दिया शुक्र का श्राव होगा, और चौथा क्या बताया कि ये तीनों पूय मूत्र शुक्र तीनों श्रवित होंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उपदंश 4 प्रकार के बताए। फिर बोल रहे नेत्र में 7 प्रकार के अर्म एवं अन्यत्र 4 प्रकार के अर्म माने हैं। तो इन्होंने स्पेसिफिक नेत्र में 7 प्रकार के अर्म बता दिए और बोला बाकी बॉडी में जो बॉडी पार्ट्स में होगा वो 4 प्रकार के अलग बता दिए। तो नेत्र में पूछे कि अगर नेत्र में अर्म कितने होते हैं अकॉर्डिंग टू भेल, तो 7 होते हैं। बट नॉर्मल पूछे कि अर्म कितने होते हैं, तो 4 होते हैं अकॉर्डिंग टू भेल। तो ये हमें याद रखना है कि नेत्र में तो 7 प्रकार का बता दिया, पर अन्यत्र 4 प्रकार के अर्म मान्य हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो बोल रहे हैं 3 प्रकार की विद्रधि, 4 प्रकार की रोहिणी एवं 4 प्रकार की अलजी व्याधि मानी है। ठीक है, तो 3 क्या बता दिया? विद्रधि 3 बताया, फिर रोहिणी कितनी बताया? 4, और 4 प्रकार की ही अलजी बताया है। ठीक है, तो अलजी और रोहिणी भेल ने 4 बता दी और विद्रधि 3 प्रकार की बता दी। ठीक है, फिर उपछारी एवं छारी भेद से पृष्ठ रोग पीठ की व्याधि 2 प्रकार के माने हैं ना। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पृष्ठ के जो है कितने रोग बता दिए? 2 प्रकार की व्याधि बता दी पृष्ठ रोग पे, उपछारी एंड छारी भेद। तो ये इंपॉर्टेंट है, हमें इसको हम किसी भी तरह से याद रख सकते हैं। अगर बार बार पढ़ेंगे तो हमें लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा। तो आयुर्वेद में तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? बार बार पढ़ना। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो क्या बोल रहे हैं, मृज्जा जरायुजा लेवा रूपका बहुरूपका गात्रजा सिरोजा सतमातृका आदि विशेष नामों वाले 20 कृमि माने हैं। तो मोस्टली 20 कृमि होता है ना। और एक एक्स्ट्रा कौन सा होता है? स्नायु कृमि। किसने बताया है? सारंगधर ने, है ना। किसने बताई है स्नायु कृमि? सारंगधर ने। सारंगधर ने 21 बताए हैं। वहीं अभी हारित हम लोग आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे 13 कृमि का वर्णन है। तो ये इंपॉर्टेंट है ना। नॉर्मल 20 ही होता है, लेकिन सारंगधर ने 21 बताई है और हारित ने 13 बताई है। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट देखो बोल रहे हैं 7 प्रकार के स्लीपद, 7 प्रकार के स्लीपद बता दिए और 7 प्रकार के शुक्रदोष बताए हैं। तो 7 प्रकार का स्लीपद और 7 प्रकार का शुक्रदोष बता दिया आचार्य भेल ने। अभी हमने क्या क्या पढ़ा? विद्रधि 3 प्रकार की पढ़ी, 4 प्रकार की रोहिणी पढ़ी और 4 प्रकार की अलजी, और 7 प्रकार के स्लीपद एंड 7 प्रकार के शुक्रदोष। तो 4 4 7 7, 4 4 क्या है? रोहिणी एंड अलजी, एंड 7 7 क्या है? स्लीपद एंड शुक्रदोष। तो 7 से स्लीपद एंड शुक्रदोष ये याद हो जाएगा। एंड 4 प्रकार की अलजी एंड 4 प्रकार की रोहिणी, ये हम कैसे याद कर सकते हैं कि आलसी रोहिणी 4 रोटी खाती है, आलसी रोहिणी 4 रोटी खाती है या 4 बार भेल खाती है। तो हमें भेल भी याद रहेगा, 4 भी याद रहेगा और रोहिणी और अलजी भी याद रहेगा। तो आलसी रोहिणी 4 बार भेल खाती है। ठीक है, तो 4 प्रकार की रोहिणी एंड 4 प्रकार की अलजी एंड 3 प्रकार की विद्रधि बता दिया। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, स्लीपद के बाद
कुछ विशिष्ट द्रव्यों के विशेष गुण बताए हैं। इन्होंने कुछ विशिष्ट द्रव्य लिए और उसके विशेष गुण बताए हैं। बोल रहे हैं मांस जो है बहुमल उत्पादक है। हम सबको पता है, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि मांस जो होता है वो मल का उत्पादक होता है। तो बोल रहे हैं मांस जो है बहुमल उत्पादक है। दधि स्लीपद उत्पादक है। दधि क्या करती है? स्लीपद की उत्पत्ति कराती है। ठीक है। पिंड्याक जो है वो ग्लानिकारक है ना। पिंड्याक क्या है? ग्लानि करेगा। फिर तक्र बोल रहे हैं, तक्र क्या है? छपड़ कारक है। जिसको पतला होना होता है, जो डाइटिंग पे होता है, वो मोस्टली क्या करते हैं? वो गुड बैक्टीरिया बढ़ाते हैं अपने स्टमक में। तो वो कैसे बढ़ाते हैं? छाछ पी करके, है ना। तभी तो अच्छा वो फंक्शन करेगा स्टमक, तब वो जा करके उनके अंदर वो पतलापन आएगा वो। तो फिर तक्र को बोल रहे हैं छपड़ कारक होता है। फिर बोल रहे हैं मधु संधान करता है। तो ये हम सबको पता है मधु संधान करता है। जब हम लोग अग्निकर्म करते हैं तो दग्ध के बाद क्या करते हैं? मधु और सर्पी लगाते हैं ना। तो क्यों लगाते हैं? क्योंकि उससे संधान होता है। तो मधु संधान कारक बता दिया। फिर सुरा जर्जरी कारक। अभी क्या बताया था उन्होंने कि वारुणी मध्य नहीं पीना है ना। तो वही क्यों? क्योंकि वो जर्जर कर देगा, बॉडी को बेकार कर देगा। तो सुरा जर्जरी कारक। हरेणु व मसूर अत्यधिक वात कारक। हरेणु और मसूर क्या करेगा? वो बहुत ज़्यादा वात कारक करेगा। मूलक कफ कारक। मूलक क्या है? कफ कारक है ना। मूलक क्या होता है? वात का अनुलोमन करता है, तो कफ को बढ़ाएगा, तो कफ का कारक होगा। देन लहसुन। लहसुन सबको पता है वात का सामक होता है। तो जब वात को समन कर रहा है तो पित्त और श्लेष्म को बढ़ाएगा। तो लहसुन का क्या हो गया? वात सामक, पित्त श्लेष्म कारक। ठीक है। फिर देखो बोल रहे हैं कुलक के अतिरिक्त सभी तिक्त द्रव्य एवं यव व गोधूम के अतिरिक्त सभी पैस्टिक द्रव्यों को अवृश्य माना है। तो बोल रहे हैं कुलक और यव और गोधूम यही सिर्फ वृश्य हैं, बाकी सब अवृश्य हैं। ठीक है। कुलक के अतिरिक्त सभी तिक्त द्रव्य, मतलब वो बोल रहे हैं सभी तिक्त द्रव्य और सभी पैस्टिक द्रव्य अवृश्य हैं एक्सेप्ट कुलक एंड यव एंड गोधूम। ठीक है। तो ये हमें एक्सेप्शंस याद रखने हैं कि किस किस को उन्होंने वृश्य बताया और किसको अवृश्य बताया। तो मोस्टली सभी तिक्त द्रव्य एंड सभी पैस्टिक द्रव्य, जो भी जिनसे भी पिष्टी बनती हो, वो सब अवृश्य हैं। और जो भी तिक्त द्रव्य वाले हैं, जैसे गुडुचि है और भी पाटला है, सब है ना, वो तिक्त द्रव्य वाले, वो सब क्या है? अवृश्य हैं। बट कुलक इज द ओनली वन तिक्त द्रव्य that is वृश्य, and यव and गोधूम is the only पैस्टिक द्रव्य that is वृश्य। ठीक है। तो ये एक्सेप्शन हमें याद रखना है। फिर बोल रहे हैं अनुपान का बृहत वर्णन करते हुए प्रत्येक प्राणी के मांस का, प्रत्येक अन्न द्रव्य का व प्रत्येक शाक का पृथक अनुपान बताया है ना। तो इन्होंने अनुपान का बहुत अच्छे से वर्णन किया है, बहुत विशाल वर्णन किया है, और उसमें हर प्राणी के मांस का अनुपान अलग से बताया, अन्न द्रव्य का भी, जो भी तुम खा रहे हो, चावल दाल जो भी वॉटेवर, कोई भी अन्न द्रव्य, उसका भी अनुपान अलग से बताया है, और कोई भी साग खा रहे हैं उसका भी अनुपान अलग से बताया। तो किस किस का अनुपान अलग अलग बताया? प्राणी के मांस का, है ना। मोस्टली लोग जो नॉन वेज खाते हैं तो वो प्राणी का मांस ही तो खा रहे हैं, तो वो याद रखो कि क्या क्या खा रहे हैं। तो प्राणी का मांस खा रहे हैं तो उसका भी अनुपान बताया, प्लस रोटी खा रहे हैं, रोटी समझ लो तो अन्न द्रव्य हो गया, तो उसका भी अनुपान बता दिया। और समझ लो उसके साथ में कोई सब्जी है साग की, है ना, तो साग का भी अनुपान बता दिया। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो क्या बोल रहे हैं, सभी दूधों को अभिसंधि माना है। भेल ने क्या किया है? सभी दूध को अभिसंधि बोल दिया कि ये सारे दूध अभिसंधि करने वाले हैं। उनमें भी गाय के दूध को विशेष रूप से अभिसंधि बोल दिया। अब देखो यहाँ पर बिल्कुल पासा पलट जाता है। लोग बोलते हैं कि गाय का दूध बहुत अच्छा होता है, खूब पियो, है ना। बट भेल ने क्या बोला है कि गाय का दूध क्या होता है? अभिसंधि कारक होता है, स्रोतों को बंद करने वाला होता है, अभिसंधि करने वाला होता है ना। तो ये रेफरेंस है, ये हमें याद रखना है कि किसने बोला है गाय का दूध को अभिसंधि? भेल ने बोला है ना। सर्वम दुग्धम अभिसंधि गव्यम तेभ्यो विशेष्यतः, है ना। बोल रहे हैं सभी दूध अभिसंधि कारक होते हैं, पर उसमें से भी विशेष रूप से कौन अभिसंधि कारक होता है? गाय का दूध अभिसंधि कारक होता है ना। रेफरेंस है भेल का। अब देखो इसको याद कैसे रखेंगे। हम लोग जो भेल खाते हैं ना, वो अच्छी चीज़ तो है नहीं। मम्मी लोग, घर वाले सब मना करते हैं ना कि बाहर का नहीं खाना है, भेल नहीं खाना है। लेकिन जो भेल वाले भैया हैं वो क्या कहते हैं? कह रहे दूध तो बेकार चीज़ है, भेल खाओ, है ना। दूध तो बेकार चीज़ है, अभिसंधि करता है, भेल खाओ।
ठीक है, तो हमें ऐसे याद रखना है कि दूध अभिसंधि किसने बता दिया, भेल ने, आचार्य भेल ने बता दिया। फिर नेक्स्ट देखो, बोल रहे हैं शरीर को मैथुन क्रिया का मूल एवं फल माना है। तो बोल रहे हैं शरीर को मैथुन क्रिया का, शरीर जो है वो मैथुन क्रिया का मूल है और फल भी है। तो ये तो सबको पता है, सब दुनिया में कैसे आते हैं, मैथुन के द्वारा आते हैं, है ना। और शरीर जो है वो मैथुन क्रिया का ही मूल है, ये भी हमें पता है। तो मूल और फल किसको मान लिया है, शरीर का, मैथुन क्रिया को। ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है कि रति मूलम शरीरम ही शरीरस्य रति फलम, है ना। ये रेफरेंस है, किसने बताया, भेल ने बताया। ये भेल ने बोला, रति मूलम शरीरम ही शरीरस्य रति फलम। फिर पुंडरीक कुष्ठ के फूटने से ऋष्य जीव की और ऋष्य जीव के फूटने से काकड़क कुष्ठ की उत्पत्ति मानी है। तो ये भी हमें याद रखना है ना। क्या बोल रहे हैं, पुंडरीक कुष्ठ के फूटने से ऋष्य जीव और ऋष्य जीव के फूटने से काकड़क की उत्पत्ति मानी है। ठीक है, तो हम इसको याद कैसे रखेंगे ना, पहले तो हमें इसे याद रखना है कि कैसे किसकी उत्पत्ति हो रही है। तो वो बोल रहे हैं पुंडरीक से ऋष्य जीव और ऋष्य जीव से काकड़क। तो इसे ऐसे याद रख लो, पूरिका, पूरिका। ठीक है, पूरिका, भेल की पूरिका। ठीक है, अब भेल को कौन पूरा करेगा, कोई तो चाहिए, लेकिन भेल की आज तक कोई पूरिका नहीं आई, भेल की कोई पूरिका नहीं आई। ठीक है, तो पूरिका से क्या होगा, पुंडरीक कुष्ठ के फूटने से ऋष्य जीव की उत्पत्ति मानी और ऋष्य जीव के फूटने से काकड़क की उत्पत्ति मानी। किसने, आचार्य भेल ने। भेल की कोई पूरिका नहीं है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, है ना। तो पुंडरीक के फूटने से ऋष्य जीव की उत्पत्ति एंड ऋष्य जीव के फूटने से काकड़क की उत्पत्ति आचार्य भेल ने बता दी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो क्या बोल रहे हैं, प्रकृति व प्रभव भेद से प्रमेय दो प्रकार के माने हैं। तो इन्होंने प्रमेय दो प्रकार के, और ऐसे क्या दो प्रकार के मान रहे थे, पृष्ठ रोग के दो भेद बता दिए, क्षारी भेद एंड दूसरा है उपक्षारी भेद, है ना, क्षारी एंड उपक्षारी। देखो, प्रकृति व प्रभाव भेद से प्रमेय दो प्रकार के बता दिए। अब प्रकृति व प्रभाव भेद क्या है, वही जो हम लोग जानते थे कि ना, एक चरक ने क्या बताया था, एक तो सहज था और दूसरा अपत्य निमित्तज था ना। एक सहज था और दूसरा अपत्य निमित्तज था, कि सहज तो बचपन से हो गया और अपत्य निमित्तज बाद में एक्वायर किया है ना, लाइफ में। तो वही है सेम, प्रकृति एंड प्रभाव, बस नाम डिफरेंट है। प्रकृति मतलब जो प्रकृति से उन्हें बचपन से हो गया, एंड प्रभाव मतलब जो उन्होंने बाद में एक्वायर किया, है ना। तो प्रकृति और प्रभाव भेद से प्रमेय दो प्रकार के किसने बोल दिए, भेल ने बोल दिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, बोल रहे निरंतर गीत गाते रहना पित्तोन्माद का लक्षण माना है। जो बंदा निरंतर गीत गा रहा है ना, उसको मतलब पित्तोन्माद का लक्षण बता दिया है कि उसमें मेन क्या होगा कि वो जो है निरंतर गीत गाता रहेगा। तो अभी क्या है ना, जब चरक हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर वातज उन्माद में गाते बजाते रहना बताया, कि वातज उन्माद का लक्षण बताया गाना बजाना। बट भेल ने किसको बता दिया, पित्तज उन्माद का लक्षण बता दिया, निरंतर गीत गाते रहना। ठीक है, तो भेल ने बोला है कि अगर निरंतर कोई गीत गा रहा है तो समझ लो मेरा ही भेल इसने खाया है ना, पित्तज भेल, जिसमें मैंने मिर्च डाली थी। तो पित्तज उन्माद की उत्पत्ति किससे बता दी इन्होंने, पित्त उन्माद का क्या स्पेसिफिक लक्षण बताया, कि निरंतर गीत गाते रहना। ठीक है, फिर उसके बाद देखो क्या बोल रहे हैं, रक्त, मांस, वसा, अस्थि, मज्जा, शुक्र। रक्त, मांस, वसा, अस्थि, मज्जा, शुक्र। अग्नि, मूत्र व पुरीस 90 वर्ष की आयु के पश्चात मंद हो जाते हैं। तो ये 90 नहीं है, 90 होगा, है ना। बोल रहे हैं 90 वर्ष की आयु के पश्चात ये मंद हो जाते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, रस की महत्ता बताते हुए लिखा है। अच्छा, हमने क्या पढ़ा था, रस संवहन किसने दिया है, भेल ने बताया, है ना। तो वही बता रहे, रस की महत्ता भी बताते हुए लिख रहे हैं। ये रेफरेंस है, क्या है, पुरुषो रस जन्मा रस जीवी रसज्वलनो रसमादिको रस जीवनभ्यश्च भवति, है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये रेफरेंस है। रस की महत्ता बता रहे हैं, कौन बता रहा है, जिसने रस संवहन दिया। रस संवहन किसने दिया, आचार्य भेल ने दिया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम लोग नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे 110 एंड 111। फिर ये भेल संहिता
गोविंद पारिक से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके आगे नेक्स्ट हारित पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।